Welcome to Dented, your go-to hub for simplified, high-yield dental education. So here is another topic, that is the hemorrhage. Hemorrhage क्या होता है? ब्लड का निकलना. कहाँ से? ब्लड वेसल से. ब्लड का लॉस होना कहाँ से? ब्लड वेसल से. सीधी सी बात है, इसको हम हीमोरेज कहते हैं. ठीक है. अब हीमोरेज कहीं पे भी हो सकता है बॉडी में. मेनली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हीमोरेज होता है वो ब्रेन का होता है, इसीलिए उसका फ़ोटो हमें मिला है, ब्रेन का ही मिला है, तो इसलिए हमने ब्रेन का लगा दिया है यहाँ पे फ़ोटो. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर ब्रेन में मान लो हीमोरेज हो जाए तो इंसान मर जाएगा, तो इसीलिए हमने सबसे बढ़िया चीज़ दिखाई है यहाँ पे, हीमोरेज. लेकिन ऐसा नहीं है कि हीमोरेज सिर्फ ब्रेन में ही होता है, सब जगह हो सकता है. ठीक है. कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? मान लो रोड एक्सीडेंट हो गया, ओ माय गॉड, सो दैट विल बी अ रोड एक्सीडेंट. ओके. रोड एक्सीडेंट में ब्लड का लॉस हुआ तो इसको हमने क्या बोला? हीमोरेज बोल दिया. तो उसकी वजह से क्या हुआ? पर्सन की डेथ हो सकती है. गन शॉट इंजरी में भी हीमोरेज हो सकता है. सर्जरी हो रही है, तुम्हारी थायराइड की सर्जरी हो रही है, या सर्कमसिशन हो रहा है, हाइड्रोसील की सर्जरी हो रही है, उस टाइम पे भी हीमोरेज हो सकता है. कैरोटिड आर्टरी इरोजन बाय नियोप्लाज्म, उस टाइम पे भी तुम्हारा हीमोरेज हो सकता है. या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि हीमोफीलिया, जो कि हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं. हीमोफीलिया में भी ब्लड लॉस हो जाता है, आराम से होता है. अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो पेशेंट कैसा होगा? पेल होगा. इतना ज़्यादा उसका ब्लड निकल रहा है तो वो पेल तो डेफिनेटली होगा. पेल होगा और थ्रस्टी होगा, उसे बहुत प्यास लगेगी. ठीक है. साइनोसिस होगा. डू यू नो द मीनिंग ऑफ साइनोसिस? साइनोसिस क्या होता है? दैट इज़ द ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ नेल्स. ओके. साइनोसिस होगा उस पेशेंट को. या फिर हम कहेंगे टैकिपनिया होगा उसको, टैकीकार्डिया होगा, उसकी पल्स भी हाई होगी, उसका हार्ट रेट भी हाई होगा, उसको हाइपोटेंशन रहेगा. अब इतना ब्लड तो लॉस हो ही चुका है, ब्लड का प्रेशर कौन बनाएगा? हाइपोटेंशन होगा डेफिनेटली. रैपिड थ्रेडी पल्स होगी, पेशेंट डरा हुआ होगा ना. कूल क्लैमी स्किन होगी, दैट इज़ ड्यू टू द वैसो कंस्ट्रिक्शन. वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड वेसल्स, मेनली हम चाहेंगे कि वाइटल ऑर्गन्स रहे, तो उसकी वजह से पेरिफेरल आर्टरीज में आर्टरी ब्लॉक होंगी, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच रहा. ब्लड नहीं है तो वार्म नहीं है, वार्म नहीं है तो मतलब कोल्ड है, तो इसलिए कोल्ड क्लैमी स्किन होगी. पेशेंट विल फील एयर हंगर. एयर हंगर का मतलब ये होता है कि जब सांस लेने में दिक्कत होती है तो पेशेंट को जिस तरीके का दिखेगा, इसको जो है पेशेंट को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, मतलब उसको ऐसा वो लगेगा कि उसको सांस की कमी हो रही है. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द एयर हंगर. दैट इज़ सिमिलर टू डिस्निया. ठीक है. ड्राई फेस होगा. ठीक है. ड्राई माउथ होगा. डेफिनेटली गूज स्किन अपेयरेंस होगा. ओलिगोयूरिया, शूशू भी नहीं आएगा उसको. ठीक है. अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ हीमोरेज की, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ हीमोरेज. ठीक है. तो हम लोग अलग अलग बेसिस पे देखते हैं. दैट इज़ द बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द वेसल्स. कौन सी वेसल है, कौन सी वेसल्स इन्वॉल्व है, नेचर क्या है वेसल्स का. या तो आर्टरी हो सकती है, या तो वीन हो सकती है, या तो कैपिलरी हो सकती है. अगर आर्टेरियल हीमोरेज है तो कलर कैसा होगा? ब्राइट रेड होगा. ठीक है. रेड कैसा? ब्राइट रेड. जेट आउट एकदम से होगा. जेट आउट इज प्रेजेंट. पल्सेशन भी प्रेजेंट होगी एंड इट इज़ कंट्रोल्ड ईजिली, क्योंकि वो दिखता है. वीनस हीमोरेज का जो कलर होगा वो होगा डार्क रेड. ठीक है. जेट आउट नहीं प्रेजेंट होगा. वीनस हीमोरेज ऊज आउट होता है. ठीक है. और पल्सेशन इसमें एब्सेंट होती है. ठीक है. और इसकी कंट्रोल हमारा डिफ़िकल्ट होता है. क्यों डिफ़िकल्ट होता है? क्योंकि वीन्स हमारी रिट्रैक्ट हो जाती हैं. कैपिलरी हीमोरेज का जो कलर होगा रेड होगा. इसका ब्राइट रेड हो गया, इसका डार्क रेड हो गया, इसका रेड हो गया. जेट आउट इसमें भी प्रेजेंट नहीं होगा, सिंस इट स्लोली oozes out and it becomes significant in case of the bleeding tendency. Now based on the time of hemorrhage, टाइम ऑफ हीमोरेज की अगर हम लोग बात करें, सो इट कैन बी प्राइमरी हीमोरेज, इट कैन बी रिएक्शनरी हीमोरेज, इट कैन बी सेकेंडरी हीमोरेज. प्राइमरी हीमोरेज का मतलब हो रहा है कि सर्जरी चल रही है, उस टाइम पे ही हीमोरेज हो गया, एट द टाइम ऑफ सर्जरी, प्राइमरी हीमोरेज. रिएक्शनरी हीमोरेज का मतलब हुआ 6 से 12 घंटे बाद सर्जरी के हीमोरेज हो रहा है. ठीक है. आफ्टर द सर्जरी. इट मे बी ड्यू टू द कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? हो सकता है तुम्हें हाइपरटेंशन हो गया, तुम्हारा एकदम से बीपी हाई हो गया, या फिर तुमने स्नीजिंग कैसी करी? वॉयलेंट स्नीजिंग करी, या फिर कफिंग करी, रेचिंग करी, जैसे उसकी वजह से तुम्हारी सर्जरी के 6 से 12 घंटे बाद तुम्हारा हीमोरेज हो गया. नेक्स्ट हो सकता है सेकेंडरी हीमोरेज, जो कि होगा 5 to 7 days आफ्टर द सर्जरी. ये क्यों हो सकता है? इट अकर्स ड्यू टू द इन्फेक्शन एंड दैट कैन लीड टू ईटिंग ऑफ द सोल्चर मटीरियल, लीडिंग टू द स्लोइंग ऑफ द वेसल. पूरी स्किन बाहर निकल आती है. दैट इज़ द सेकेंडरी हेमोरेज. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, सो वी हैव द बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द हीमोरेज. ड्यूरेशन के बेसिस पे हमारा हो सकता है इट कैन बी एक्यूट हीमोरेज, क्रोनिक हीमोरेज एंड एक्यूट क्रोनिक हीमोरेज. एक्यूट हीमोरेज जो होता है वो
एकदम से होता है, सडनली होता है। ईसोफेजियल वेरिसेस फॉर एग्जांपल। क्रोनिक हीमोरेजेस जो होता है ये एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के बाद होता है, फॉर एग्जांपल पाइल्स या हीमोरॉइड्स के बाद हो सकता है। एक्यूट क्रोनिक हीमोरेज में जो होता है एक्सट्रीमली पेनफुल एंड ब्लीड्स ऑन एक्यूट केसेस, पेशेंट इज़ हाइपोक्सिक ऑलरेडी, मतलब लंबे समय से तो हो ही रहा था लेकिन एकदम से जो होता है दैट इज़ द एक्यूट क्रोनिक हीमोरेज, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ हीमोरेज इट कैन बी रिवील्ड एंड इट कैन बी कंसील्ड। रिवील्ड का मतलब एक्सटर्नल हीमोरेज, मतलब जो दिख रहा है हमें, दैट इज़ विजिबल, मतलब आर्टरी वाला, ठीक है, और उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंसील्ड या फिर इंटरनल की बात करें सो इट इज़ द इंटरनल हीमोरेज जो कि बाद में रिवील्ड हो जाता है लेकिन पहले स्टार्टिंग में वो कंसील्ड ही रहता है। नाउ बेस्ड ऑन द पॉसिबल इंटरवेंशन इट कैन बी सर्जिकल एंड इट कैन बी नॉन सर्जिकल। सर्जिकल को हम लोग करेक्ट कर सकते हैं बाय सर्जिकल इंटरवेंशन, एंड नॉन सर्जिकल जो होता है वो डिफ्यूज होता है, मतलब वो ऊज आउट होता है, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ द कोएगुलेशन एब्डोमिनलिटीज या फिर DIC। नेक्स्ट हम लोग बात करें साइंस ऑफ हीमोरेज, हमारे पास क्या है। हमारी जो पल्स होगी, हमने बोला टैकेपनिया होता है, पल्स ग्रेटर देन 100 पर मिनट। सिस्टोलिक BP हमारा कम होता है, लेस देन 100 mm ऑफ Hg, लेकिन जो डायस्टोलिक BP होता है वो ग्रेटर देन 10 mm ऑफ Hg होता है। एंड इट चेंजेस इन सिटिंग एंड स्टैंडिंग। स्वेटिंग होती है पेशेंट को, पेलर होता है पेशेंट, और जो शॉक इंडेक्स होता है वो क्या होता है, पल्स रेट अपॉन BP दैट इज़ ग्रेटर दैन 1। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें मैनेजमेंट ऑफ हीमोरेज की, तो मैनेजमेंट तो हमें पढ़ना पड़ेगा, मैनेजमेंट ऑफ हीमोरेज तो आना ही चाहिए, ठीक है। जनरल मैनेजमेंट हमारा ये है कि हम हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे, पेशेंट को उठा के हॉस्पिटल में ले जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक क्रिटिकली इल पेशेंट में हम लोग 3 चीज़ें सबसे पहले मेंटेन करते हैं, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, ठीक है। फिर हम उसके बाद ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, फिर IV लाइन स्टार्ट कर देंगे, आइसोटोनिक सलाइन स्टार्ट कर देंगे, फिर हम लोग कोलॉइड्स देंगे दैट इज़ जिलेटिन या फिर हेड स्टार्च का इस्तेमाल करेंगे। फिर हम लोग स्पेसिफिक मेजर्स देंगे दैट इज़ कंजर्वेटिव एंड ऑपरेटिव। कंजर्वेटिव मेजर्स में हम लोग सबसे पहले करेंगे लोकल प्रेशर एंड पैकिंग एंड एलिवेशन ऑफ द पार्ट जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। लोकल प्रेशर और पैकिंग में हम लोग क्या करेंगे, टाइट ड्रेसिंग और डिजिटल पैकिंग, प्रेशर लगाएंगे। फिर उसके बाद बलून टेम्पोनेट लगाएंगे फॉर ईसोफेजियल वेरिसेस, बलून टेम्पोनेट से ब्लीडिंग रुक सकती है, या फिर क्लॉथ पैक्स एपिस्टासिस करने के लिए, या फिर हम लोग गॉज पैकिंग यूज्ड इन सर्जरीज, जो गॉज पीस होता है उसको लगा सकते हैं ब्लीडिंग रोकने के लिए, ठीक है। एलिवेशन ऑफ द पार्ट में हम लोग रेस्ट पेशेंट को लेटा देंगे एकदम, ठीक है। फिर सेडेशन देंगे विद डायज़ेपैम देंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट में सबसे पहले फर्स्ट ट्रीट द हाइपोवॉल्यूमिक, सबसे पहले हम लोग हाइपोवॉल्यूमिया को ट्रीट करेंगे बाय रिस्टोरेशन ऑफ द ब्लड वॉल्यूम बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड सलाइन डेक्सट्रोज, ठीक है। फिर होता है हमारे पास वी हैव द ऑपरेटिव मैनेजमेंट। ऑपरेटिव मैनेजमेंट में हम लोग सबसे पहले क्लैंपिंग कर सकते हैं वेसल्स की बाय कैटगट सिल्क, ठीक है। इलेक्ट्रो सर्जरी भी कर सकते हैं बाय द थर्मोकॉटरी या फिर डायथर्मी, और एड्रेनलिन स्वैब्स दे सकते हैं हम लोग वैसो कंस्ट्रक्शन के लिए।